Hey dear students, welcome back to lecture 2 of our chapter 2 that is planning and advertising campaign। तो बेसिकली आज हम समझेंगे कि किस तरीके से एक एड कैंपेन को प्लान किया जाता है, उसकी प्लानिंग, उसकी आउटलाइनिंग जो है, ब्रीफिंग जो है वो कैसे होती है। So basically when we plan an ad campaign, it is a joint effort of the advertiser and the ad agency। एक तो एडवर्टाइजर जो मैं हूँ अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहती हूँ, दूसरा एड एजेंसी। तो दोनों का ही कोलैबोरेट होकर काम करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर एक सक्सेसफुल एड कैंपेन बनता है। So advertiser needs to provide relevant information relating to product, customers, कॉम्पिटिटर्स। तो एडवर्टाइजर जो है, यानी कि अगर मैं किसी एड एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही हूँ तो मुझे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी अपने प्रोडक्ट के बारे में, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरे कस्टमर्स कौन है, मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। एजेंसी ऑल्सो कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट सिचुएशन एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि एजेंसी खुद भी डिटेल में क्या कर सकती है, रिसर्च कर सकती है, मार्केट से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, या फिर मार्केट में ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एड एजेंसीज जो है वो क्या कर सकती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को रिकवर कर सकती है अपने रिसर्च के जरिए। नाउ फॉलोइंग आर दी स्टेप्स इन प्लानिंग एड कैंपेन। अब एड कैंपेन को प्लान करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहला है रिसर्च इनपुट्स। प्लानिंग एड कैंपेन बिगिंस विद रिसर्च। तो किसी भी एड कैंपेन को जब प्लान करना होता है तो उसकी शुरुआत होती है हमारे रिसर्च से। रिसर्च इज अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एंड सो ऑन। रिसर्च जो है वो किस बारे में की जाती है या क्या टॉपिक के ऊपर की जाती है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के बारे में, मार्केट के बारे में डिटेल में हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। Now टारगेट मार्केट। रिसर्च हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दी टारगेट मार्केट्स। अब यहाँ पर टारगेट मार्केट के ऊपर बच्चों हमेशा हम डिटेल में स्टडी करते हैं। बेसिकली टारगेट मार्केट्स कैन बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये जो टारगेट मार्केट है हम उसको सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर कर सकते हैं, साइकोग्राफिक्स फैक्टर के बेसिस पर कर सकते हैं, सोशियोग्राफिक के बेसिस पर कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर हम अपने टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करते हैं। एडवर्टाइजर और द एजेंसी मस्ट आइडेंटिफाई द पर्सन हु विल बाय द प्रोडक्ट, person who will use the product and the person who will influence the buying decision। तो बेसिकली एडवर्टाइजर या एजेंसी जो होती है उनको यहाँ पर क्या करना है, उनको यहाँ पर ढूंढना है पर्सन हु विल बाय द प्रोडक्ट, कौन मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा, कस्टमर कौन होंगे जो इस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पर्सन हु विल यूज द प्रोडक्ट, इसको यूज कौन करेगा। देखो जरूरी नहीं है जो खरीदेगा वो यूज भी करेगा, खरीद कोई और सकता है, यूज कोई और कर सकता है। तो इसको खरीदेगा कौन, इसको यूज कौन करेगा। एंड पर्सन हु विल इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन, और जो बाइंग डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर सके ऐसा कौन होगा। तो ये सारी चीज़ की स्टडी हम अपने टारगेट ऑडियंस या टारगेट मार्केट में करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। अपने ऑब्जेक्टिव को हमेशा क्लियर करना है एड कैंपेन के। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मुझे सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्या सिर्फ ब्रांड इमेज बनानी है, क्या सिर्फ ब्रांड लॉयल्टी बनानी है, या कॉम्पिटिटिव क्लेम्स करना है, या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए मुझे, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसको क्लियरली स्पेसिफिकली आपको एज एन एडवर्टाइजर एक एड एजेंसी को बताना होता है। Then comes our ad budget which comes to a very big picture definitely। ad budget जो है जहाँ पर हमारी एडवर्टाइजर या एजेंसी जो है उनको फिक्स करना होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट, ताकि हम अपने एड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। बेसिकली बजट जो है यहाँ पर फिक्स किया जाता है कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि फंड्स की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। यहाँ पर कितना फंड है मेरे पास जो मैं एडवर्टाइजिंग के लिए स्पेंड कर सकती हूँ। प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर्स किस तरीके के हैं, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, एडवर्टाइजिंग जो है वो किस तरीके का होगा, नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजिंग किस तरीके से हो रही है, एरिया कितना कवर करना है, किस तरीके का मीडिया यानी कि हमारे मीडियम्स का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ों की स्टडी जो है वो भी हम डिटेल में करते हैं जब हम अपने एड बजट को बनाते हैं। Next comes the message. Now the ad agency decides the message or the theme of an ad campaign। यहाँ पर जो मैसेज है मेन जो हम डिलीवर करना चाहते हैं अपने कस्टमर को, वो एड का जो मैसेज है वो क्या होता है, यहाँ पर एड एजेंसी डिसाइड करती है। अब वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से ये जो मैसेज है वो हमको कन्वे करना है अपने टारगेट ऑडियंस तक। द अपील इज बेस्ड ऑन बाइंग मोटिव्स एंड सेलिंग पॉइंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर हमारे अपील जो है वो बनाई जाती है। वो होती है बाइंग मोटिव्स, कि कस्टमर का मोटिव क्या है, वो उस प्रोडक्ट को खरीदना क्यों चाहता है। दूसरा, इस प्रोडक्ट के सेलिंग पॉइंट क्या है। एक तो इसको खरीद क्यों रहा है, राइट, तो इसके पीछे उसका मोटिव क्या है, उसकी कोई नीड सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरा, हमारा सेलिंग पॉइंट क्या है, इसके बारे में यूनिक है, इसके बारे में खास बात क्या है।
तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जब हम हमारे मोटिव्स को अचीव करना चाहते हैं, सेलिंग मोटिव्स को। द मैसेज हेल्प्स टू पोजिशन द प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो भी हमारा मैसेज है उसी के बेसिस पर मार्केट में हमारी पोजीशन जो है वो बनती है। प्रोडक्ट जो है उसकी पोजीशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस, यूज ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और जो नीड फुलफिल कर सके हमारे कस्टमर्स की। इसके बेसिस पर क्या होता है, हमारा मैसेज जो है वो डिलीवर होता है, जिसके जरिए हमारे प्रोडक्ट की पोजीशनिंग मार्केट में होती है। देन कम्स आर मीडिया सिलेक्शन। अब कैंपेन तो हमने सोच रखा है बनाना है, एड बजट के बारे में सोच लिया, कस्टमर्स के बारे में सोच लिया, थीम के बारे में सोच लिया, मैसेज बना लिया हमने। अब आता है हमारा मीडिया सिलेक्शन की एड बजट जो है हमारा वो किस तरीके का बजट हमने बनाया है, कौन से बेसिस पर हम अपने मीडिया को जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं। तो कौन सा मीडिया सिलेक्ट करने वाले हैं डिपेंड करता है किसके ऊपर, एड बजट के ऊपर। प्रोडक्ट किस तरीके का है, कस्टमर्स कैसे हैं, मीडिया सिलेक्शन कैसा है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पर हम अपने मीडिया को सिलेक्ट करते हैं। यानी कौन सा माध्यम अपनाना है हमको एडवर्टाइजिंग के लिए, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग, वो मीडिया जिसको हम बोलते हैं, तो कौन सा तरीका हम अपनाना चाहते हैं। Then comes our media scheduling. Campaign planner needs to prepare a schedule for each media to run the ad campaign, which indicates the time and frequency of ad campaign in the selected media. For example, अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे टेलीविजन पर अपना ad जो है वो चाहिए, मैंने मीडिया सेलेक्ट किया है अपना टेलीविजन। अब टेलीविजन पर मेरा ऐड कौन से चैनल्स पर आना चाहिए, टाइम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एक दिन में कितनी बार आना चाहिए, उसी तरीके से वो रिपीट होकर एक वीक में मेरा ऐड कितना बार जो है वो डिस्प्ले होता है मेरी ऑडियंसेस के सामने। तो टाइम, फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन, ये सारी चीज़ें हमारे मीडिया स्केड्यूलिंग का हिस्सा है, जहाँ पर प्लानर नीड्स टू डिसाइड ऑन द मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रैटेजी सच एज फ्लाइटिंग, बर्स्टिंग और पल्सिंग। इन तीनों को हम डिटेल में अपने उस लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। अभी के लिए इतना समझ लीजिए आप बच्चों कि ये 3 स्ट्रैटेजीज होती हैं मीडिया स्केड्यूलिंग स्ट्रैटेजीज, जिसके बेसिस पर हम अपने एड कैंपेन को क्या करते हैं, स्केड्यूल करवाते हैं। देन कम्स द अप्रूवल ऑफ द क्लाइंट. Ad agency needs to take approval of the client or advertiser regarding the choice of media, media scheduling strategy and other related matters. तो यहाँ पर क्लाइंट का अप्रूवल जो है वो बहुत ज़रूरी है। सी एज एन एड एजेंसी मैं हर चीज़ खुद डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, मुझे मेरे क्लाइंट से अप्रूवल लेना भी ज़रूरी है। Then comes the executing of the campaign. Campaign plan is put into action and the time and space in the media is booked. कैंपेन प्लान जो है अब हमने उसको एक्शन में ले आया, यानी कि इम्प्लीमेंट कर दिया है, एग्जीक्यूट कर दिया है, टाइम और स्पेस मीडिया में बुक कर लिया गया है, एड कैंपेन जो है वो बना दिया गया है, मीडिया में भी प्लेस हो गया है। नेसेसरी मॉनिटरिंग मस्ट बी डन टू चेक द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइमिंग और द स्पेस ऑफ एड कैंपेन अपीयरेंस इन दी सिलेक्टेड मीडिया। अब मैंने सिर्फ बोल दिया कि टेलीविजन पर 10 से 11 के बीच में मेरा ऐड आना चाहिए, या मॉर्निंग 10 से लेकर इवनिंग 10 तक मेरा ऐड जो है वो बार बार रिपीटेटिव मोड पर आना चाहिए। सिर्फ बोल देने से काम नहीं होता है, कोई एक इंसान आपको डेडिकेटेडली रखना है जो कि आपके एड्स को मॉनिटर करेगा, जो देखेगा कि वाकई में आपने जो शेड्यूल बनाकर दिया है कि इतने टाइम फ्रेम में इतनी फ्रीक्वेंसी में मेरा ऐड रिपीट होना चाहिए, क्या वो उसी चैनल के ऊपर उतनी बार आपका ऐड जो है वो रिपीट होता है। क्योंकि भाई हमने पैसे दिए हैं, क्लाइंट से पैसे चार्ज किए अच्छे खासे, उनको पैसे दे रहे हैं हम मीडिया को, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमको मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट होता है हमारा फीडबैक। Now the effectiveness of the campaign can be measured by conducting post-campaign test. This provides input for future ad campaigns and each successive campaign must benefit from its predecessor. तो बेसिकली एड कैंपेन की इफेक्टिवनेस जो है वो हम मेजर कर सकते हैं कैसे, पोस्ट कैंपेन टेस्ट के बाद, यानी एड्स हो गए उसके रिजल्ट क्या मिले हैं हमको, उसके बेसिस पर हमको पता चलता है कि हमारा एड कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। Now these provides input for future ad campaign. अगर टेलीविजन के जरिए मेरा एड कैंपेन बहुत ही सक्सेसफुल रन हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा सुपर डुपर प्रॉफिट आ गया है, मेरे सेल्स एक्सीड हो गए, तो यानी कि ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि फ्यूचर में भी मुझे टेलीविजन एडवर्टाइजिंग के साथ ही जाना है। और जितने ज़्यादा सक्सेसिव कैंपेन मेरे होते हैं उससे उतने ही वो आगे आने वाले एड कैंपेन्स के लिए क्या होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ हमारे स्टेप्स देखे जब हम प्लान करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन साइट्स को। Okay, now here comes a very important model which we need to understand, that is डगमार model जो मैंने आपको बोला। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। एडवर्टाइजिंग गोल को डिफाइन करना है हमको। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आप एग्जैक्ट उसी रिजल्ट को अचीव कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो आपने कुछ भी अचीव
नहीं किया है, ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर है माइंड में, तो आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है। नाउ डिफाइन एडवर्टाइजिंग गोल्स, अपने गोल्स को क्लियर रखो ताकि आप अपने एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स को मेजर कर सको। हम पढ़ाई करते हैं पूरा साल, उसी का मेहनत हम देखते हैं अपने रिजल्ट में। आपकी 4 महीने 5 महीने की पढ़ाई होती है, पूरे साल की भी होती है डेफिनेटली। हम सेमेस्टर वाइज बात करें, 4-5 महीने हमने पढ़ाई की, अब हम अपना रिजल्ट देखते हैं, क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था परसेंटेज क्या हम वो अचीव कर पाए। एक गोल रखा था ना अपने माइंड में और एक डिजायर्ड रिजल्ट है हमारे हाथों में। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग गोल को डिफाइन कर लो फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। नाउ स्टार्टिंग विद एन एक्सप्लेनेशन टू दिस मॉडल, जिसको डगमार मॉडल भी बुलाया जाता है, 1961 में रसेल कोले ने इस मॉडल को डेवलप किया। बेसिकली इट इज एन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन अप्रोच फॉर सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजरिंग द रिजल्ट्स ऑफ अ कैंपेन अगेंस्ट सच ऑब्जेक्टिव। आपने कुछ ऑब्जेक्टिव रखा और जब उसका रिजल्ट आया तो आप दोनों को क्या करते हो, मेजर करते हो कि क्या मैंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया वही रिजल्ट मैंने अचीव किया है। कोलेज रैशनल फॉर कम्युनिकेशंस बेस्ड ऑब्जेक्टिव इज एज फॉलोज। कोलेज का इसके बारे में क्या सोचना है, रसेल कोलेज जिन्होंने 1961 में इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया है। Advertising's job purely and simply is to communicate information to defined audience and to create a frame of mind that stimulates action. एडवर्टाइजिंग का जॉब प्योरली और सिंपली क्या है, कम्युनिकेट करना। क्या, इन्फॉर्मेशन, किसको, ऑडियंस को। अगेन एडवर्टाइजिंग का जॉब सिंपल है, क्या है एडवर्टाइजिंग का जॉब, एडवर्टाइजिंग का जॉब है कम्युनिकेट करना। क्या कम्युनिकेट करना, इन्फॉर्मेशन देने का काम। इन्फॉर्मेशन देने का काम किसको किया जा रहा है, डिफाइंड ऑडियंस को, जो मेरे टारगेट ऑडियंस है उसको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। टू क्रिएट अ फ्रेम ऑफ माइंड दैट स्टिमुलेट्स एक्शन, इस तरीके का फ्रेम ऑफ माइंड बनाना है जिससे कि वो एक्शन ले। एक्शन क्या होना चाहिए, उन्होंने उस चीज को खरीद लिया। Advertising succeeds or fails depends on how well it communicates the desired information and attitude to the right people at the right time and at the right cost. सिंपल सा मतलब है, एडवर्टाइजिंग का सक्सेस या फेलियर किसके ऊपर डिपेंड होता है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, सीधा साधा काम क्या है एडवर्टाइजिंग का, कम्युनिकेट करना। क्या, इन्फॉर्मेशन, किसको, टारगेट ऑडियंस को। क्यों, ताकि एक फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा बने कि वो एक प्लान ऑफ एक्शन जो है वो ले पाए। राइट, काम क्या है, इन्फॉर्मेशन देना, किसको, टारगेट ऑडियंस को। क्यों, ताकि वो एक गोल को अचीव कर पाए, कौन, कंज्यूमर। अब यहाँ पर बोला जा रहा है एडवर्टाइजिंग का सक्सेस और फेलियर इस बात पे डिपेंड करता है। देखो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप क्या बोलते हो वो मायने नहीं रखता है, आप कैसे बोलते हो उसका इम्पैक्ट क्रिएट होता है। सेम है हमारे एडवर्टाइजिंग में, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट की, कितने अच्छे से कम्युनिकेट की है आपने कि जाकर आप क्या जो कम्युनिकेशन है वो कितना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोगों के ऊपर। एटीट्यूड्स ऑफ द राइट पीपल, सही लोगों तक पहुंचाया है आपने, सही वक्त पर पहुंचाया है और सही खर्चों पर पहुंचाया है। ये होता है हमारे इस मॉडल का सिंपल सा मतलब। नाउ कम्युनिकेशन टास्क क्या है। Under Dagmar approach, advertising goal involves a communication task that is specific and measurable. Advertising goal क्या इंक्लूड करता है, एक कम्युनिकेशन टास्क है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी है, वो इन्फॉर्मेशन बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए और बहुत मेजरेबल भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पेसिफिक, अप टू द पॉइंट बात, एक्स्ट्रा बात कुछ भी नहीं कर रहे। मेजरेबल, जो बात कर रहे हैं उसको आप मेजर कर सको, क्या उसका कोई रिजल्ट मिला है हमको या नहीं मिला है। देखो बातें बहुत लोग करते हैं, लेकिन कितनी क्वालिटी बात करते हैं वो ज़रूरी है। कितना स्पेसिफिक बात किया, कितना उसका रिजल्ट मिला, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन आर कम्युनिकेशन टास्क ऑफ दिस डगमार मॉडल। Now, Cole has proposed that the communication task be based on a hierarchical model of the communication process with 4 main steps. Now, there are 4 main steps which are being involved in this communication task. सबसे पहला है awareness. देखो हम communicate क्यों कर रहे हैं, एक तो awareness create करने के लिए, making the target audience aware of the existence of the brand and or company. ऐसा कोई product market में exist करता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करोगे लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो कम्युनिकेट करके आप उनको क्या कर रहे हो, उनके अंदर जागरूकता, अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर रहे हो। दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन टारगेट ऑडियंस में बी पार्टली और कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एडवर्टाइज प्रोडक्ट। अब इसकी जरूरत कब है, जब टारगेट ऑडियंस या तो पार्टली या तो कंप्लीटली अनअवेयर है। देखो मैंने ना जब मैं शॉप पे विजिट की थी, मैंने ऐसा कुछ देखा, सिर्फ देखा, मुझे नहीं आइडिया इसको क्या बोलते हैं, मुझे लगा होगा कोई सीधा साधा पानी का बॉटल जो कि एक शॉप पे रखा हुआ है। मैंने देखा तो ये एग्जिस्ट करता है, इसका मुझे पार्टली नॉलेज है।
क्या है, पार्टली, थोड़ा बहुत है, हाँ पता है इसको कुछ तो बोलते हैं, राइट, थर्मस बोलते हैं इसको, मैंने सुना है इसको थर्मस बोलते हैं, ये पार्टली नॉलेज है। या तो मुझे कंप्लीटली पता ही नहीं होता क्या, मुझे लगेगा कोई सीधी सादी सी पानी की बोतल है जो कि रखी हुई है। थर्मस मैंने किसी से नाम सुना, हाँ भाई थर्मस करके कुछ तो होता है, क्या होता है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जब इसको मैंने देखा मुझे कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में डिटेल्स। तो या तो आधा नॉलेज है या तो कुछ भी नहीं पता है, मैंने उसको देखा ही नहीं है, उस प्रोडक्ट को देखा ही नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्प्रीहेंशन, मेकिंग द टारगेट ऑडियंस अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड इट्स बेनिफिट। कम्युनिकेशन में अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ आप दूसरा काम क्या करते हो, अब आप लोगों के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो, किससे रिलेटेड, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये क्या है, थर्मस है, इसमें आप पानी, गर्म पानी भी रख सकते हो, ठंडा पानी भी रख सकते हो। गर्म पानी कितनी देर के लिए गर्म रहेगा, तो ये आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसको दे रहे हो, कस्टमर्स को दे रहे हो। नेक्स्ट इज कन्विक्शन, मेकिंग द टारगेट ऑडियंस मेंटली प्रिपेयर्ड टू बाय द प्रोडक्ट। अब ज़रूरत है कि आपको मैं कन्विंस कर सकूं कि आपके काम की चीज़ है और आपको इसको खरीदना है। वो मैं कैसे करूंगी, वो मेरे एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कैसे आपको कन्विंस कर पाती हूँ कि ये आपके काम की चीज़ है। अगर विंटर का वक्त आ गया, जब लोग ज़्यादा गला ख़राब हो जाता है, तो मेरा ऐड कैंपेन ही कुछ ऐसा बनाऊंगी मैं जिससे कि पता चले कि हाँ भाई अब गर्म पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। अब बार बार कौन उठे जाए, गैस ऑन करे, गर्म पानी करे, उसको थोड़ा सा कूल करे फिर पिए। हमारे पास क्या ऑप्शन है, भर के रख दो इसके अंदर, रात को उठ के बार बार गर्म पानी करने की तुमको ज़रूरत ही नहीं है, जब भी चाहो तुम पी सकते हो। तो ये कन्विंसिंग चीज़ हो गई जो मैं बेचने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट इज एक्शन, इंड्यूसिंग द टारगेट कस्टमर टू बाय द एडवर्टाइज प्रोडक्ट। अब ऐसा एक्शन जहाँ पर मैं चाहती हूँ, कन्विंस कर चुकी हूँ मैं आपको यहाँ पर कि अब तो तुमको इसको खरीदना है ही, अब तो इज्जत का सवाल है, अब तुमको खरीदना ही पड़ेगा, तो वो हो जाता है एक्शन जहाँ पर कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। तो ये हमारे कम्युनिकेशन टास्क का 4 इंपॉर्टेंट स्टेप है, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, कन्विक्शन एंड फाइनली एक्शन। देयर कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे जो ये ऑब्जेक्टिव्स है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर्स को समझेंगे। तो रजल कोले वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ऐसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके ऑब्जेक्टिव्स में जो होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज कॉन्क्रीट मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स शुड बी प्रिसाइजली स्टेटेड इन मेजरेबल टर्म्स। ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करो विच कैन बी मेजरेबल। चांद तारे तोड़ कर लाने की जो बात करते हैं उन पे भरोसा नहीं करना है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो वाकई में आपको प्रॉमिस कर सके और उसको डिलीवर कर सके, ऐसे चीज़ों को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। Cole was of the opinion that there must be a way to determine whether or not the intended message has been communicated to the target audience. कोले का कहना है कि क्या आप उस बात को, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से अपने कस्टमर के सामने रख पाए हो। दिस कैन बी डन बाय गेटिंग अ सिस्टमैटिक फीडबैक फ्रॉम द टारगेट कस्टमर्स। अब ये चीज़ तब पता चलेगी जब आप अपने टारगेट कस्टमर्स से फीडबैक लेते हो। Next is target audience. There is a need to identify the right target audience for the product. अब ज़रूरत है सही टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करने की अपने प्रोडक्ट के लिए। This can be done by analyzing the basis of market segmentation, जो हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, सोशियोग्राफिक फैक्टर्स के ऊपर हम अपनी टारगेट ऑडियंस को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। Benchmark and degree of change expected. There must be a benchmark to assess the success of the ad campaign. The benchmark provides a standard against which the success or failure of the campaign can be measured. एक स्टैंडर्ड जो है वो आपने सेट करके रख लिया कि अगर इस स्टैंडर्ड के ऊपर गया तो सक्सेसफुल है, स्टैंडर्ड के नीचे गया तो क्या हो जाएगा, वो फेलियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इसको। फॉर इंस्टेंस, For instance, या for example, benchmark may be to increase the product awareness from the current 40 to 90%. If the campaign achieves a benchmark of 90% awareness among the target audience, it can be concluded that campaign is a huge success. अभी से 40% लोग जो है वो मेरे प्रोडक्ट या मेरे सर्विसेज के बारे में जानते हैं। मैंने बेंचमार्क क्या सेट किया, 40% जानते हैं ना, अब 40 से ऊपर जाना है 90%। अगर 90% तक लोग मेरे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, जानते हैं, दैट मीन्स आई हैव बीन सक्सेसफुल इन माई एडवर्टाइजिंग। 90% के नीचे आ गया तो आई हैव फेल्ड एज एन एडवर्टाइजर इन कम्युनिकेटिंग द प्रोडक्ट। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कैंपेन इज अ ह्यूज सक्सेस। अगर बेंचमार्क 90% का अचीव हो जाता है यानी कि मेरा एड कैंपेन सक्सेसफुल रहा है।
Also, to set objectives, one must know the present status of target audience with reference to the response hierarchy variable such as awareness, comprehension, conviction, and action. Based on the present status, the company ad agency must decide the degree of change expected in terms of consumer response. Basically यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो हमको प्रेजेंट स्टेटस पता होना चाहिए हमारे टारगेट ऑडियंस का क्या है विद रिस्पेक्ट टू दी रिस्पॉन्स हायरार्की वेरिएबल सच एज अवेयरनेस। जो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप हमने देखा ना कम्युनिकेशन टास्क के अंदर, क्या थे वो? अवेयरनेस, कॉम्प्रीहेंशन, कन्विक्शन एंड एक्शन। तो क्या कौन से स्टेज पर है फिलहाल हमारे कंज्यूमर? पूरी तरीके से अवेयर है। कॉम्प्रीहेंशन की तरफ बढ़ो, प्रोडक्ट के बारे में समझा दो। अवेयरनेस आई है, अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है जो कॉम्प्रीहेंशन में आती है। कन्विक्शन, जहाँ पर आप उनको बाय करने के लिए फोर्स करते हो। फाइनली एक्शन में कंज्यूमर जो है आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। सो बेस्ड ऑन द प्रेजेंट स्टेटस कौन से स्टेज पर है वो, उसके बेसिस पर एजेंसी डिसाइड करेगी चेंज एक्सपेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्स। अब कौन इस बेसिस पर कंज्यूमर के रिस्पॉन्स जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं। नाउ specific time period. Now there is also a need to specify the time period within which the objectives to be achieved. टाइम पीरियड मे वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू अ ईयर और मोर। अब टाइम पीरियड आपको रखना है। देखो ये जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है ना, ये 1-2 दिन का नहीं है, तो आपको एक टाइम फ्रेम बनाना होगा कि कितने टाइम में मुझे ये अचीव करना है। 6 महीना, 1 महीना, 2 साल, 3 साल, कितना? वो टाइम पीरियड यू हैव टू डिसाइड। फ्यू मंथ से अ ईयर और मोर तक हो सकता है। फॉर इंस्टेंस प्रोडक्ट अवेयरनेस कैन बी अचीव्ड विद इन अ शॉर्टर पीरियड विद द हेल्प ऑफ अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। अगर मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट अवेयरनेस जो 40% से 90% था ना हमारा, हमको बेंचमार्क अचीव करना है, तो ये शॉर्ट पीरियड में भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर अग्रेसिवली आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, तो ही जाके पॉसिबिलिटी है आपके बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की। However, inducing action may take a longer time as some members of the target audience may take their own time to take a decision on buying the advertised product. देखो यहाँ पर आप अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करके ना आप कॉम्प्रीहेंशन स्टेज तक पहुँच सकते हो, लेकिन कन्विक्शन और एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर कस्टमर अपना खुद का ही टाइम लेता है कि मुझे इतना टाइम तो हमको सोचने में लगी जाता है कि हमको खरीदना है या नहीं खरीदना है। ऑलरेडी कोई और ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदता होगा, कहीं पर ब्रांड लॉयल होगा, तो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है आपको वहाँ से उसको अपनी तरफ खींच कर ले आना। तो इस तरीके से टाइम पीरियड जो है वो हमको सोचना होता है। अब बात करते हैं अपने कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स की। तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स जो होता है हमारे एडवर्टाइजिंग में, सबसे फर्स्ट है टू क्रिएट अवेयरनेस। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड। हम यहाँ पर ब्रांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, और मोस्टली जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं वो प्रोडक्ट के इंट्रोडक्टरी स्टेज पर होता है। PLC पता है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी, ग्रोथ, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो ये हमारे 4 स्टेजेस होते हैं PLC पे, जहाँ पर इंट्रोडक्टरी स्टेज पर हमको अग्रेसिवली एडवर्टाइजिंग करना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। नाउ टू क्रिएट अवेयरनेस द एडवर्टाइजर में गो फॉर रिपीटेटिव एड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कोई प्रोडक्ट नया नया मार्केट में आता है तो कंटिन्यूसली उसके ऐड हमको देखने मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करना है। ऑडियंस शुड बी ऑल्सो मेड अवेयर ऑफ एनी प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। इन केस अगर आपके प्रोडक्ट में एग्जिस्ट पहले से करता है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ चेंजेस हैं, आपने डिज़ाइन चेंज किया, लोगो, ब्रांड का कलर चेंज कर दिया, पैकेजिंग चेंज किया, तो ये मॉडिफिकेशंस आए ना, तो ये मॉडिफिकेशंस भी आपको एडवर्टाइजिंग में बार बार कन्वे करना ज़रूरी होता है। Nowadays, it is not enough to create awareness। अभी का जो दौर है इसमें सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस भी ज़रूरी है। टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस में फैसिलिटेट परचेज डिसीजन, स्पेशली इन केस ऑफ इम्पल्स परचेज। इम्पल्स परचेज जैसे कि एक अनप्लान्ड डिसीजन होता है कंज्यूमर का। आप सोचे कि आज डीमार्ट में जाता हूँ और बस ऐसे ही देख कर आ जाऊँगा, कुछ काम का लगा तो खरीदा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। तो वो इम्पल्सिव क्या होती है, आपकी परचेजिंग होती है, जहाँ पर आपने कुछ सोचा नहीं है, आपने डिसाइड नहीं किया मुझे कुछ खरीदना है, आप बस ऐसे ही चले गए, कहीं निकल गए, कहीं चले गए, कोई मॉल में चले गए, कुछ चीज़ें देखने लग गए, अचानक से पसंद आ गए, आपने उसको खरीद लिया, तो वो इम्पल्स डिसीजन होता है। तो यहाँ पर टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ही ज़रूरत होती है, ताकि परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाए। To build or reinforce attitude, ads need to create, maintain and reinforce attitudes in the minds of target audience, and the target audience should develop favorable attitude towards the brand. Positive attitude towards the brand may result in increased sales। यहाँ पर हम चाहते हैं लोगों का जो एक एटीट्यूड है ना हमारे प्रोडक्ट को लेकर, हमारे ब्रांड को लेकर, हम उसको चेंज करना चाहते हैं। इसलिए बार बार अपने एडवर्टाइजिंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप अपने जो कंज्यूमर्स है, अपने जो टारगेट ऑडियंस है, उनको कन्विंस कर पाए। सिमिलरली यहाँ पर जो टारगेट ऑडियंस है उनको भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड ब्रांड के लिए डेवलप करना ज़रूरी है।
नेक्स्ट इज टू डेवलप ब्रांड इमेज। अब हम ब्रांड इमेज को डेवलप करना चाहते हैं। इट इज सेड दैट एडवर्टाइजिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड ब्रांड इमेज। एडवर्टाइजिंग एक इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म। आज आप एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करते जा रहे हो, लॉन्ग टर्म में आपको उसका रिटर्न मिलेगा कि आपकी ब्रांड इमेज क्रिएट होती है। एडवर्टाइजर नीड्स टू डेवलप इंटेंडेड इमेज ऑफ द ब्रांड थ्रू इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजर को यहाँ पर किस चीज़ की जरूरत है, एक इमेज क्रिएट करनी है। ये कैसे पॉसिबल है, जब आपका एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव होगा, जिसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर होगा। देर आर सेवरल फैक्टर्स दैट कैन डेवलप गुड इमेज ऑफ द ब्रांड थ्रू एडवर्टाइजिंग। वैसे कई सारे फैक्टर्स है जो कि एक ब्रांड की इमेज को इंप्रूव करते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटीज यूज। आपने इस एड के अंदर किस तरीके की पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किया है, यानी कि हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं। कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, मैसेज किस तरीके का आप दे रहे हैं, कौन सा मीडिया सिलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, आपके ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट इज टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। एडवर्टाइजर ट्राइज टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। एडवर्टाइजर्स क्या कोशिश करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी को बढ़ाने की। They expect repeat purchases from the customers and at the same time to spread good word about the brand in the market. हम चाहते हैं हमारे कस्टमर्स बार बार आकर हमसे परचेज करें और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए दूसरे कस्टमर्स को भी या अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। ब्रांड लॉयल्टी कैन बी डेवलप थ्रू प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स एंड गुड एडवर्टाइजिंग कैन हेल्प टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी। तो ब्रांड लॉयल्टी आप कब अचीव कर सकते हो, जब एक मार्केटिंग मिक्स क्या है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, इनका एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपने ब्रांड लॉयल कस्टमर्स को कभी भी लूज नहीं करेंगे। To counter competitors' claim. So basically, advertiser may counter the claims made by the competitors. Often, competitive advertising refutes directly or indirectly the claims made by the rivals. Advertiser may claim the superiority of his brand in the advertisement. देखो, आप जब अपनी एडवर्टाइजिंग करते हो डेफिनेटली आप बता सकते हो कि मेरा ब्रांड सुपीरियर क्यों है, लेकिन दूसरे ब्रांड को साथ में बताकर आप उसको इन्फीरियर नहीं बता सकते। तो कॉम्पिटिटर क्लेम करता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, तो आपको बताना है कि आपका प्रोडक्ट आपके ऐड में आप बताएंगे कि क्यों ज़्यादा बेस्ट है, क्यों ज़्यादा यूनिक है, क्यों लोगों को उसको खरीदना चाहिए। इस तरीके की कैंपेन स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू एजुकेट द कस्टमर्स। तो बेसिकली कुछ एड्स जो होते हैं कस्टमर्स को या ऑडियंस को एजुकेट करने के लिए होते हैं रिगार्डिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, द हैंडलिंग ऑपरेशंस, किस तरीके से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए बनाए जाते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स एडुकेट द सिटीजन्स रिगार्डिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ नॉइज एंड डर्ट पोल्यूशन। अब जैसे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स के जो ऐड होते हैं वो यूजुअली कस्टमर्स को क्या करने के लिए होते हैं, एजुकेट करने के लिए होते हैं। कस्टमर्स से ज़्यादा मैं कहूँगी सिटीजन्स के एजुकेशन के लिए होते हैं, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन, डर्ट पोल्यूशन का या एयर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट होता है, चाइल्ड लेबर का क्या इम्पैक्ट होता है और क्यों नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें। तो ये कैंपेन्स जो हम रन करते हैं ये सोशल कॉज के लिए रन करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस के लिए रन करते हैं। तो डेफिनेटली ये भी हमारे एडवर्टाइजिंग का ही हिस्सा है। एडवर्टाइजर्स शुड नॉट ट्राई टू अचीव ओनली बिजनेस ऑब्जेक्टिव बट ऑल्सो सोशल ऑब्जेक्टिव थ्रू एडवर्टाइजिंग। आप अपने एडवर्टाइजिंग कीजिए, अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, ब्रांड इमेज को डेवलप कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ऑब्जेक्टिव मत रखो, सोशल ऑब्जेक्टिव भी रखो, जहाँ पर आप सोसाइटी को सर्व करते हो, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट आपकी ब्रांड इमेज को डेवलप करने के लिए होता है। नेक्स्ट इज टू परसुएट और टू कन्विंस द टारगेट ऑडियंस। तो बेसिकली हम एडवर्टाइजिंग इसलिए करते हैं ताकि अपने टारगेट ऑडियंस को कन्विंस कर सके। नाउ थ्रू इफेक्टिव एड्स वन कैन परसुएट ऑडियंस टू एक्ट फेवरेबली। Persuasion through advertising can be effected through testimonials, product demonstrations, offering gives or premium offers and contest. बेसिकली हम क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, एड्स को इतना ज़्यादा इफेक्टिव बनाते ताकि अपने ऑडियंस को कन्विंस कर सके हमारे फेवर में कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। अब ये परसुएशन या ये कन्विंसिंग किस तरीके से होता है, इट कैन बी थ्रू टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कई सारे वेबसाइट्स पर जब आप जाते हो टेस्टिमोनियल लिखा होता है। अगर आपको एजुकेशन वेबसाइट पर जाओ तो वहाँ पर नीचे टेस्टिमोनियल होगा, जहाँ पर कुछ लोग अपना रिव्यू या फीडबैक देते हैं कि हाँ मैंने इसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है तो मुझे उससे क्या बेनिफिट मिला है। तो उसको बेसिकली एक रिव्यू देना जो होता है उसको हम टेस्टिमोनियल बुलाते हैं, जो कि फेक नहीं हो सकता है। आप किसी को पैसे नहीं दे सकते हो, कोई अपना फीडबैक जो है वो जेन्युइनली दे रहा है। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन बता सकते हो आप उसको, कुछ डिस्काउंट्स दे सकते हो, कुछ गिफ्ट ऑफर कर सकते हो। तो ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारा कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हमारे डेगमार मॉडल का कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।